हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी टैली ERP 9.0 विद GST, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग के बारे में। क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है तो पहले आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग डेफिनेशंस, यानी कि अकाउंट्स में टैली में कुछ शब्द यूज़ होते हैं जिसकी परिभाषा और जिसका मतलब आपको पता होना बहुत ज़रूरी है अच्छे से टैली सीखने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो है एक फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक फाइनेंशियल सिचुएशन होती है, एक फाइनेंशियल इवेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टीज, दो या दो से ज़्यादा लोगों के ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज और मनी। ये इन्वॉल्व कर सकता है सामान का लेना देना, आदान प्रदान करना, सर्विसेज का यानी कि सेवाओं का, या फिर पैसे का। कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशंस आपस में गुड्स एक्सचेंज कर सकती हैं, सर्विसेज एक्सचेंज कर सकती हैं या मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इन तीनों का एक्सचेंज हो रहा है, तीनों में से किसी भी एक चीज़ का, तो वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगा। एंड गेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि ये दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, इसलिए दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सभी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि किताबों में अकाउंट्स की ये रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है कैपिटल की। अभी तक आप कैपिटल का जो मतलब जानते थे वो था राजधानी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पूंजी, यानी कि जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल इज़ अ क्रिटिकल, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस, एक पार्ट है किसी भी बिजनेस का, टू रन इट्स डेली ऑपरेशंस। डेली के ऑपरेशंस करने के लिए, डेली काम करने के लिए, छोटे मोटे हर काम के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और पैसा कैपिटल से आता है। एंड हेल्प इट्स फ्यूचर ग्रोथ, डेली के आए दिन के काम करने के लिए भी और साथ में इसके फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए भी आपको कैपिटल की यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। द कैपिटल फॉर अ बिजनेस कम्स आइदर फ्रॉम इट्स ऑनर्स, यानी कि जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है किसी भी बिजनेस के लिए, वो या तो उसके ऑनर्स यानी कि मालिकों से मिलती है, यानी कि जिसने भी बिजनेस शुरू किया वो पैसा लगाता है बिजनेस में, या फिर आउटसाइडर्स यानी कि बाहर वाले लोग पैसा लगाते हैं। बाहर में पैसा लगाने के कुछ तरीके होते हैं जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी ड्राइंग्स की। अभी तक आपने ड्राइंग पढ़ा होगा पेंटिंग के रेफरेंस से, यानी कि पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग का मतलब है पैसा लेना, विड्रॉ करना। जैसे हम बैंक में से पैसे निकालने जाते हैं तो उसको विड्रॉ बोलते हैं और पैसे जमा कराने को डिपॉजिट बोलते हैं। सेम यहाँ पे ड्राइंग्स रेफर्स टू द विड्रॉल्स मेड बाय द ओनर्स ऑफ अ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉल्स, पैसा निकालना, यानी कि कोई भी ऑनर है अगर और उसने बिजनेस शुरू किया है कुछ पैसा लगा के, तो आप जानते हैं अगर आप मालिक हैं बिजनेस के तो आपसे ऊपर कोई नहीं है आपको सैलरी देने के लिए। तो जब भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस पैसे में से कुछ पैसा वापस ले सकते हैं। इट गेट्स डिडक्टेड फ्रॉम द ऑनर्स कैपिटल इन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ अ बैलेंस शीट, यानी कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए और अर्जेंटली आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई, तो आप 10 लाख में से वो 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं एज अ ड्राइंग, यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए आप उसे ले सकते हैं। तो जो आपकी ऑनर्स कैपिटल बचेगी वो 8 लाख रुपए बचेगी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब आम भाषा में होता है देनदारी। लाइबिलिटीज आर द अमाउंट्स ड्यू टू द क्रेडिटर्स ऑफ अ बिजनेस। क्रेडिटर ऑफ अ बिजनेस का मतलब है बिजनेस के लेनदार, यानी कि उनको आपसे पैसा लेना है।
अब कोई आपसे पैसा क्यों लेगा? तभी लेगा या तो आपने उससे पैसा उधार पे लिया हो या आपने उससे कभी सामान उधार पे लिया हो। दैट हैज़ टू बी पेड बैक, और आपको उसको वापस करना है। और इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू समवन whom you have purchased goods on credit, या तो आपने अमाउंट लिया होगा यानी कि कैश लिया होगा, पैसा लिया होगा उधार पे, या फिर आपने सामान उधार पे लिया होगा। तो जो अब आपको वापस करना है वो आपके लिए एक देनदारी है, एक लाइबिलिटी है, यानी कि वो एक कर्जा है आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स का मतलब आम भाषा में होता है संपत्ति। एन एसेट इज एनीथिंग दैट हैज़ करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू अ बिजनेस। एसेट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी अभी यानी कि करंटली या फ्यूचर में एक इकोनॉमिक वैल्यू हो, यानी कि वो आपको पैसा कमा के दे सके या आपको फ़ायदा दे। जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने अभी उसको 15 लाख में खरीदा। अगर आप उसे 1 साल बाद या 2 साल बाद बेचेंगे तो आपको 16-17 लाख रुपए मिल सकते हैं उसके। तो यानी कि आपने एक एसेट खरीदा, एक संपत्ति खरीदी जिसने फ्यूचर में आपको पैसा कमा के दिया। असेंशियली फॉर बिजनेसेस एसेट्स इंक्लूड एवरीथिंग कंट्रोल्ड एंड ऑन बाय द कंपनी, यानी कि एसेट्स वो सब इंक्लूड करता है जो ऑन करा जाता है या कंट्रोल किया जाता है कंपनी के द्वारा। दैट्स करेंटली वैल्यूएबल, या तो उसकी अभी वैल्यू है, और कुड प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट इन द फ्यूचर, यानी कि वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे सकता है फ्यूचर में, पैसे का बेनिफिट दे सकता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पेटेंट, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, यानी कि आप किसी भी बिजनेस में अगर निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आप ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो पैसा आपको बढ़कर मिलेगा। मशीनरी हो सकती है, वो आपको आने वाले टाइम में, मान लीजिए आप टेलरिंग का बिजनेस करते हैं और आपने एक सिलाई मशीन खरीदी, तो आपने सिलाई मशीन इस पर्पज़ से खरीदी होगी कि आप इससे इनकम जनरेट कर सके, पैसा कमा सकें, तो वो भी आपके लिए एक संपत्ति है। और पेटेंट का मतलब होता है आपने कोई भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है जो अभी तक किसी ने भी नहीं की थी, तो आप उस टेक्नोलॉजी को, उस इन्वेंशन को अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिचर। 2 तरह के एक्सपेंडिचर हमें दे रखे हैं, यानी कि खर्चे दे रखे हैं, कैपिटल एंड रिवेन्यू। अ बिजनेस इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट्स फॉर लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन। अगर आपने कोई भी ऐसा एसेट खरीदा जो आपको काफ़ी लंबे समय तक इनकम जनरेट करके देगा, यानी कि आपने मान लीजिए एक मशीनरी खरीदी जो 10 से 15 साल तक की लाइफ के साथ आती है और 10 से 15 साल तक काम करेगी, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि एसेट्स खरीदने में जो खर्चा हुआ वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कोई भी ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो डेली के काम के लिए किए जाते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इट ऑल्सो इनकर्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टू रन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड और मनी द बिजनेस ऑनर स्पेंड टू जनरेट रिवेन्यू, यानी कि कमाई करने के लिए अगर कोई भी बिजनेस पैसा लगाता है, यानी कि मान लीजिए आपने एक आइटम बनाने के लिए खर्चा किया, तो वो आपका एक एक्सपेंस है। अ बिजनेस मस्ट कीप इट्स एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल टू जनरेट प्रॉफिट्स। जब भी एक बिजनेस चलाया जाता है तो खर्चों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप प्रॉफिट कमा सकें, बोथ इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। कम समय के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए भी, लॉन्ग रन के लिए भी आप प्रॉफिट्स कमा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों पे थोड़ा सा काबू रखें, कंट्रोल करें। उसके बाद है हमारे पास इनकम, यानी कि आय। इनकम इज़ द रिवेन्यू, यानी कि पैसे का आना, दैट अ बिजनेस अर्न, कमाता है फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज। किसी भी बिजनेस के लिए रिवेन्यू यानी इनकम का प्राइमरी सोर्स होता है सेल करना। चाहे आप सामान बना रहे हैं या फिर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं उससे जो भी पैसा आएगा वो आपके लिए इनकम है। इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइव करने के लिए या उसकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए इनकम का आना बहुत ज़रूरी है। एंड द फेलियर टू जनरेट रिवेन्यू कैन लीड टू अ शट डाउन ऑफ द बिजनेस। अगर आप इनकम जनरेट करने में, रिवेन्यू जनरेट करने में फेल हो जाते हैं तो ये आगे जाके बिजनेस को शट डाउन करवा सकता है, बंद करवा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट।
Profit is the positive difference between the income generated from selling of goods or services and the expenses incurred to perform that business activity. यानी कि प्रॉफिट एक पॉजिटिव डिफरेंस होता है किसके बीच में, इनकम और एक्सपेंस के बीच में. मान लीजिए आप एक सामान को 100 रुपये का बेचते हैं और उसको बनाने में आपकी जो कॉस्ट आती है वो 70 रुपये आती है. तो जब आप 100 में से 70 को माइनस करेंगे, यानी कि जो आपका रिवेन्यू है वो है 100 इनकम और जो आपका एक्सपेंस है वो उस पर 70 रुपीज़ का हुआ है. तो इसका जो आंसर आएगा यानी कि 30 रुपीज़ जो आएंगे वो पॉजिटिव डिफरेंस है. सेम ऐसे ही अगर आपने कोई सामान 100 रुपये का बनाया है, आपको उसको 80 रुपीज़ में बेचना पड़ रहा है, तो जब आप 100 में से 80 में से 100 माइनस करेंगे तो आपका -20 आएगा, यानी कि वो नेगेटिव डिफरेंस हो जाएगा. अगर नेगेटिव डिफरेंस आता है तो वो लॉस होता है और पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो वो प्रॉफिट होता है. अब हमारे पास है गेन. गेन का मतलब है हमारे लिए फ़ायदा. अ गेन इज़ एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ अ बिजनेस. यानी कि आपने कोई भी एक एसेट खरीदा और अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि उसका जो फाइनेंशियल वैल्यू थी, मॉनेटरी वैल्यू थी, वो इंक्रीज हो गई है, तो वो आपके लिए एक फ़ायदा है, गेन है. इट टेक्स प्लेस व्हेन द करंट प्राइस ऑफ द एसेट एक्सीड्स इट्स ओरिजिनल परचेज प्राइस. यानी कि ओरिजिनली आपने जिस प्राइस में किसी भी एसेट को ख़रीदा था, आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू अब बढ़ गई है. लास्ट एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा, हमने एक घर खरीदा था, एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 15 लाख रुपए की और अब उसकी जो वैल्यू हो गई है वो 16 लाख हो गई है कुछ टाइम बाद. तो आपको 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, गेन हुआ यहाँ पे. इट कैन ऑकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट. यानी कि जब तक उस एसेट की यूजफुल लाइफ है ये कभी भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कभी भी बढ़ सकती है. नेक्स्ट है हमारे पास लॉस. लॉस इज़ द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस. एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा होना, यानी कि जब हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं एक्सपेंसेस, इनकर्ड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इनकम जनरेटेड. यानी कि जब हमने इनकम जनरेट की वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए लॉस की सिचुएशन है. सस्टेन्ड लॉसेज ओवर टाइम कैन लीड टू द शट डाउन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सस्टेन का मतलब है इकट्ठा होना. अगर आप हर महीने लॉस करे जा रहे हैं कंपनी में, यानी कि खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं और इनकम कम है, तो वो लॉस की सिचुएशन है. बहुत टाइम तक अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उस बिज़नेस को बंद करना पड़ता है, यानी कि शट डाउन करना पड़ता है. नेक्स्ट है हमारे पास परचेज. परचेज तो आप अच्छे से जानते होंगे, किसी भी सामान को खरीदना. परचेज इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एन आइटम. खरीदना किसी भी आइटम को, टू आइदर यूज इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रीसेल इट टू अनदर एंटिटी. या तो आप कोई सामान इसलिए खरीदते हैं कि आप उसको मॉडिफाई करके या उसमें और सामान लगा के उसको बेचेंगे, यानी कि प्रोडक्शन करेंगे, या फिर जैसा आपने खरीदा उसको आप ऐसे का ऐसा ही रीसेल कर देंगे. मोबाइल का एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए आप उसके पार्ट्स खरीदते हैं और एक मोबाइल बना के बेचते हैं, तो वो हुआ प्रोडक्शन बिजनेस. अगर आपने ऐसे ही बॉक्स में पैक्ड मोबाइल खरीदा जैसे कि शोरूम वाले लोग खरीदते हैं और ऐसे का ऐसे ही बेच दिया, तो वो रीसेलिंग होती है. नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स. सेल्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेल्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि जब भी हम कुछ बेचेंगे तो हमें उसके बदले में पैसा मिलेगा. वेयर अ बिजनेस एक्सचेंज गुड और सर्विसेज विद अनदर एंटिटी फॉर मनी. यानी कि हम अपनी गुड्स या सर्विसेज देते हैं किसी भी एंटिटी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, फॉर मनी, पैसे के बदले में. इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि सबसे पहला सोर्स होता है इनकम का किसी भी बिजनेस के लिए, सेल करना. उसके बाद है हमारे पास गुड्स, यानी कि सामान, वस्तुएं. गुड्स आर द आइटम दैट अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू सेल टू अनदर एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर मनी. यानी कि गुड्स वो सामान है, वो आइटम्स हैं जो एक कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है दूसरी एंटिटी को, दूसरे लोगों को बेचने के लिए. When an organization buys goods, it is known as purchases. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब सामान खरीदती है तो वो परचेजेस होती हैं. एंड व्हेन इट सेल्स गुड्स इट इज़ नोन एज सेल्स. उसको सेल्स माना जाता है जब भी बेचते हैं हम सामान को. उसके बाद है स्टेक. स्टेक में आपने स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ा होगा कभी. स्टेक का मतलब है हिस्सा,
यानी कि एक कंपनी को स्टार्ट करने में कभी कभी एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, 2-3 लोग मिलके कंपनी खोल सकते हैं और अपना अपना जितना वो दे सकते हैं उतना अमाउंट वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उतने ही वो प्रॉफिट लेते हैं, परसेंटेज में ये स्टेक दिया जाता है। द अमाउंट दैट समवन हैज़ इन्वेस्टेड इन अ कंपनी ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। मान लीजिए जैसे 1 लाख रुपए एक कंपनी ने उसमें लगाए हैं लोगों ने मिलके, और हमने 3 लोगों से मिलके वो कंपनी स्टार्ट की है, जिसमें 20% मतलब यानी कि 20 हज़ार 2 लोगों ने दिए और बाकी के 60 हज़ार 1 पर्सन ने दिए। तो अगर हम स्टेक की बात करें तो जिन लोगों ने 20 हज़ार रुपये दिए उनका जो हिस्सा होगा, स्टेक होगा, वो 20% होगा, और जिसने 60 हज़ार रुपये लगाए हैं उसका जो स्टेक होगा वो 60% होगा। फिर आता है डेटर। डेटर का मतलब होता है देनदार, यानी कि जब आपने किसी को पैसा या सामान उधार पे दिया तो वो आपको पैसा वापस करेगा, यानी कि पैसा देगा। सामान का भी हो सकता है या उधार पे दिया हुआ पैसा भी हो सकता है। आप जिसको भी ये पैसा या सामान उधार पे दे रहे हो वो आपका डेटर है, देनदार है। अ डेटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, दैट ओज मनी, यानी जिसके ऊपर कर्जा है, टू अ बिजनेस, एक बिजनेस का। कंपनीज ट्रीट इट एज एन एसेट, इसको एक एसेट के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार पे दिए तो जब आपके पास वापिस आएंगे तो वो पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा, यानी कि आपका मॉनेटरी बेनिफिट होगा फ्यूचर में। इसलिए इसको एज एन एसेट, संपत्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। बिकॉज दे विल गेट मनी फ्रॉम देम इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर, यानी कि आने वाले शॉर्ट टर्म में, नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट आने वाले टाइम में ये पैसा वापस आएगा। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है यहाँ पे लेनदार। जैसे हम किसी को उधार पे पैसा दे सकते हैं, वैसे ही कभी कभी हमें उधार पे पैसे या सामान की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब हम किसी से पैसा या सामान उधार पे लेंगे तो वो हमारा लेनदार बन जाएगा, यानी कि वो हमसे पैसा वापस लेगा। अ क्रेडिटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू हुम अ बिजनेस ओज मनी, यानी कि जिसको हमें पैसा वापस करना है। कंपनीज ट्रीट इट एज एन लाइबिलिटी बिकॉज दे विल हैव टू पे देम इन द नियर और डिस्टेंट फ्यूचर। कंपनीज इसको एज अ लाइबिलिटी, एज अ देनदारी या कर्जा ट्रीट करते हैं क्योंकि हमें पैसा वापस करना है बाद में। उसके बाद है हमारे पास वाउचर। वाउचर में आपने गिफ्ट वाउचर का नाम बहुत सुना होगा। जब भी हम शॉपिंग करते हैं तो हमें गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं। अ वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी यूजेज एज अ सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, यानी कि डे टू डे जितनी भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड होती हैं उनको वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। आने वाले टाइम में जब हम टैली स्टार्ट करेंगे तो हम वाउचर के बारे में और डीप नॉलेज लेंगे। बिजनेस ट्रीटेड एज एन रिडीमेबल ट्रांजैक्शन बॉन्ड एज इट हैज़ मैनी मॉनेटरी वैल्यू एंड इज़ हेल्पफुल इन स्पेसिफिक केसेस। किसी भी केस में अगर आपको एविडेंस पेश करना होता है, प्रूफ देना होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, तो आप वाउचर को एज अ एविडेंस ट्रीट कर सकते हैं। लास्ट है हमारे पास आज डिस्काउंट, जिसमें है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यानी कि 2 तरह के डिस्काउंट। अ ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट अ सेलर कैन ऑफर टू द बायर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी कि जब आपसे कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क में, होल सेल में सामान खरीद के जाता है तो हम आइटम का प्राइस रिड्यूस कर देते हैं। तो ये भी एक डिस्काउंट है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, जब आप प्राइस कम कर देंगे तो सेल्स बढ़ जाएंगी आपकी, तो ये सेल्स इंक्रीज करने में काम आता है। एंड इट डज नॉट गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि आपने आइटम का ही रेट रिड्यूस कर दिया है। अ कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट दैट अ सेलर कैन ऑफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय रिड्यूसिंग द इनवॉइस प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी कि आप बिल में जो अमाउंट लिख रहे हैं वहाँ पे आपने कुछ परसेंटेज उसको डिस्काउंट में दे दिया। इसको रिकॉर्ड किया जाता है इनवॉइसेस में। आज जो हमने पढ़ा वो अकाउंट्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। अगर आपने ठीक से इसको समझा है, आप 1-2 बार रिपीट करके पढ़ सकते हैं इसको। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें जो भी आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे जिसको आप आंसर कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड हम कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। तो आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक्सरसाइज जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।